हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम ब्रेकिंग बैड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 की कहानी आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत वहीं से शुरू होती जहां से पिछले एपिसोड को खत्म किया गया था और स्काइलर अपने पति के इस बिहेवियर को देखकर या उसमें आए हुए चेंज को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान होती है और वाल्टर अपनी पत्नी की बातों को इग्नोर करते हुए और बाथरूम की तरफ बढ़कर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। और फिर हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि वाल्टर अपने आप को कूल डाउन करने के बाद और अपनी आरवी के पास पहुंच उस वीडियो मैसेज को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे उसने अपनी फैमिली के लिए रिकॉर्ड किया था और फिर एक इंडियन की मदद लेते हुए अपनी आरवी को बाहर निकालता है और फिर उससे बातचीत करते हुए ये बताता है कि कॉफ़ी में गिरने की वजह से उसकी पैंट गीली हो गई थी और जब उसके पर्स में एक भी पैसे नहीं निकलते हैं तो वो क्रेजी 8 के पैसे को या भीगे हुए पैसे को उसे दे देता है। और जब उसके जाने के बाद दोनों आरबी को चेक करते हैं तो उन्हें दोनों के दोनों बेहोश पड़े हुए या मरे हुए मिलते हैं और जैसी उसे सजेशन देते हुए बॉडी को यहीं पे डंप करने को बोलता है तो वाल्टर उसे समझाता है कि अगर इस बॉडी को किसी ने देख लिया तो या किसी ने खोज लिया तो वो लोग पकड़े जा सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों ने उन्हें देख लिया है। और जब उनकी आरबी स्टार्ट नहीं हो रही होती है तो हम उनके बीच के टेंशन को या जेसी के टेंशन को बहुत ही अच्छे से महसूस करते हैं और वाल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये आरबी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट होने के बाद वो लोग सीधे उसके घर पे जाएंगे और फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि उन्हें इस मेस को कैसे क्लीन करना है। और जब जेसी इस बात को जानता है तो उसे घर पे जाने से मना करता है लेकिन वाल्टर उसकी बात को काटते हुए या उसे चुप कराते हुए उसका मुंह बंद कर देता है और उसे बताता है कि इस रायते को समेटने के बाद उन लोगों की पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और वो दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे। और जब वाल्टर फिर से ट्राई करता है तो उनकी आरबी स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि क्रेजी 8 अभी भी जिंदा है। और हम इसके बाद ये भी देखते हैं कि जिस गैस मास्क को वाल्टर ने गुस्से में फेंक दिया था वो अभी भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। और फिर कहानी पास से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि वाल्टर ने पूरी रात बाथरूम में बेहोश होकर बिताई है। और जब पूरी की पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी वाल्टर को जेसी का फ़ोन आ जाता है और जब उसकी कॉल को इग्नोर करने की कोशिश करता है तो फ़ोन वॉइस ओवर पे आ जाता है और वाल्टर को ना चाहते हुए भी उसकी बात सुननी पड़ती है। और जेसी उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्रेजी 8 अभी भी मरा नहीं और उसकी थ्योरी नाकाम हो चुकी है या दूसरे शब्दों में कहे तो इतनी देर तक गैस में रहने के बाद भी उसकी मौत नहीं हुई है। और वाल्टर इस बात को जानने के बाद उसे ये बताने में कामयाब हो जाता है कि वो कॉलेज के बाद उससे मिलने के लिए आएगा लेकिन स्काइलर को इस कन्वर्सेशन से पूरी तरह से शक हो जाता है और वाल्टर और उसके बेटे के जाने के बाद वो रिटायल करते हुए जेसी के बारे में जान जाती है। Yo, 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 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it tone. और हम कॉलेज में देखते हैं कि वाल्टर का दिमाग इस कांड की वजह से पूरी तरह से ठीक से नहीं चलता है और वो बीच बीच में अपने लेक्चर को भूल जाता है और उसकी टेंशन तब खुल के आ जाती है जब एक स्टूडेंट उसके लेक्चर के बारे में मेंशन करते हुए मिड टर्म में इस टॉपिक को आने की बात करता है तो उसे मर्डर सुनाई देता है। और फिर अपने कॉलेज को ख़त्म करने के बाद और फिर से लैब में पहुंचते हुए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के 2 बॉटल को लेता है ताकि वो इसका यूज करके बॉडी को डिस्पोज कर सके। और इधर हम देखते हैं कि जब जेसी अपने चोट या उसको छुपाने के लिए नेल पॉलिश लगा रहा होता है तभी क्रेजी 8 होश में आकर और उसके आरबी से भाग जाता है। लेकिन क्रेजी 8 की ये एस्केप कुछ खास काम नहीं आती और वाल्टर रास्ते में आते हुए उसे देख लेता है। और जब क्रेजी 8 को वाल्टर दिखाई देता है तो क्या वाल्टर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है तभी क्रेजी 8 घबराकर एक पेड़ से अपने आप को टक्कर मारकर बेहोश कर लेता है और वाल्टर उसे अपनी गाड़ी में पैक करते हुए जेसी के बेसमेंट में पहुंच जाता है। और इधर हम स्काइलर को देखते हैं कि वो जेसी के नंबर को ट्रेस करते हुए उसके एड्रेस को पा जाती है और साथ ही साथ जब वो उसकी वेबसाइट को चेक करती है तो उसे ये भी मालूम चल जाता है कि वाल्टर ड्रग ले रहा है। और इधर हम देखते हैं कि इस कांड की वजह से या एमिलियो के बारे में पूछने की वजह से उन दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है
और जब वॉल्टर अपने गुस्से को शांत करके क्रेजी 8 के बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसे बस जेसी से इतना मालूम चलता है कि वो एमिलियो का भाई है और साथ ही साथ उसका डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन जब वॉल्टर उससे ये जानने की कोशिश करता है क्या क्रेजी 8 अकेले काम करता है या उसके पास भी मैन पावर या उसे कोई ढूंढने वाला है, तो वॉल्टर के लाख क्वेश्चन करने के बाद जेसी उसके बातों को समझ नहीं पाता है। What? और जब बेसमेंट से उन्हें क्रेजी 8 की आवाज़ सुनाई देती है तो या उसकी हरकत सुनाई देती है तो वो दोनों के दोनों उसे नीचे जाकर देखते हैं और फिर जेसी अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए और वॉल्टर को वहीं पे छोड़कर अपने गैराज में पहुंच जाता है और फिर अपने बाइक से बाइक लॉकर को निकालने के बाद और उसे अपने आप पे चेक करने के बाद क्रेजी 8 को पहना देता है। और जब दोनों ऊपर जाकर अपने रायते को समेटने के लिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं तो उन दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है और वॉल्टर अपने आप को कूल डाउन करने के बाद उसे ये सजेशन देता है कि उनमें से एक एमिलियो का काम संभालेगा और दूसरा क्रेजी 8 का काम तमाम करेगा। और फिर इस चीज़ का फैसला करने के लिए दोनों टॉस करते हैं और टॉस करने के बाद ये डिसाइड होता है कि वॉल्टर क्रेजी 8 का काम तमाम करेगा और एमिलियो उसकी बॉडी को डिस्पोज करेगा। और फिर जैसे वॉल्टर के कहने पर पॉलीथिलीन कंटेनर को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो उसको चेक करता है तो वो उसमें फिट नहीं आता है। और इधर हम देखते हैं कि वॉल्टर बहुत चीज़ें ट्राई करने के बाद आखिर में इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो क्रेजी 8 को प्लास्टिक से या उसका दम घोट कर मार डालेगा। और जब वो इस काम को करने के लिए नीचे जाता है तो क्रेजी 8 के होश में आने की वजह से और उसके भाई के बारे में पूछने की वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। और जब वॉल्टर ऊपर जाकर बेसमेंट को बंद कर देता है तो क्रेजी 8 उससे पानी मांगता है और वॉल्टर इस बात को सुनने के बाद और अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उसे वो सारी चीज़ देता है जो उसे चाहिए होती है। और फिर ऊपर जाकर और बहुत ट्राई करने के बाद गांजे को भरकर एक सिगरेट बनाने में कामयाब हो पाता है। और जब कस लेते हुए अपने आप को रिलैक्स कर रहा होता है जेसी वहाँ पे पहुँच जाता है। और जब वॉल्टर को पता चलता है कि उसकी बॉडी फिट ना होने की वजह से उसने उस कंटेनर को नहीं खरीदा है तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस काम को बड़े ही आराम से कर सकता है। लेकिन जब उसे समझा रहा होता है तभी क्रेजी 8 की आवाज़ सुनने की वजह से उसे उसके बारे में पता चल जाता है और वॉल्टर अपनी बीबी को हॉस्पिटल ले जाने की वजह से उसे गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। और डॉक्टर उसकी बीबी को चेक करते हुए बताती है कि उनका बच्चा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और वो बहुत ही जल्द एक बेटी को जन्म देने वाली है। और दोनों इस न्यूज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और जब वॉल्टर अपनी बीमारी के बारे में सोचते हुए और थोड़ा मायूस हो जाता है तो उसकी बीबी जेसी के बारे में पूछती है और वॉल्टर उसकी इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी बीबी बार बार जोर देती है तो वो उसे बताता है कि वो जेसी से मैरिजुआना के लिए मिला था। और स्काइलर इस बात को जानने के बाद उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वॉल्टर फुल फॉर्म में आते हुए और उसे ये समझा के चला जाता है कि वो कम से कम एक बार उसकी ज़िंदगी में उसका पीछा करना छोड़ दे या उसे हर बात पे टोकना छोड़ दे। और स्काइलर इस बात को सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और हम अगले दिन देखते हैं कि जब जेसी पूरी तरह से रिचार्ज होकर एमिलियो की बॉडी को आरबी से बाहर निकाल रहा होता है तभी स्काइलर वहाँ पे आ जाती है और जेसी को ना चाहते हुए भी और बॉडी को हाइड रखने के लिए उसे रोकना पड़ता है। और फिर स्काइलर उसी के अंदाज में उसे धमकी देते हुए उसे ये समझाती है कि उसका ब्रदर इन लॉ DEA में है और अगर उसके पति को उसने फिर से ड्रग बेचा तो वो उसकी इंफॉर्मेशन देते हुए उसे जेल की हवा खिला सकती है। Marijuana. I can dig it. और उसे जाते हुए ये भी समझाती है कि उसे इस काम को छोड़कर किसी और काम को करने की ज़रूरत है। और फिर स्काइलर के जाने के बाद जेसी अपने काम पे लगते हुए और बहुत कोशिश करने के बाद एमिलियो की बॉडी को ऊपर चढ़ा पाता है और फिर सेरेमिक बाथटब का इस्तेमाल करते हुए एमिलियो की बॉडी को डिस्पोज कर देता है या डिस्पोज होने के लिए छोड़ देता है। और जब वॉल्टर उसके घर पे आता है तो वो दोनों इस बात पे बहस करने लगते हैं कि उसका ब्रदर इन लॉ DEA एजेंट है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने फालतू में उसको परेशान किया है और उसने अपने बाथटब में ही उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया है। और वॉल्टर इस बात को जानने के बाद उसे लेकर उसके कांड को देखने के लिए चला जाता है। और जब उसके कांड की वजह से पूरी तरह से रायता फैल जाता है तो I'm sorry, what were you asking me? Oh, yes. That stupid
plastic container I asked you to buy. और उसे समझाता है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लास्टिक को तो खत्म नहीं कर पाता है, लेकिन वो किसी भी धातु को, किसी भी पत्थर को या सेरेमिक से बने हुए किसी भी चीज को पिघला डालता है। So there's that. और इधर हम उनके खुफिया ठिकाने पर देखते हैं कि कुछ बच्चे खेलते हुए उनके गैस मास्क या वॉल्टर के द्वारा फेंके गए गैस मास्क को ढूंढ निकालते हैं। और इसी राज के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।